मसाओ योशिदा, जो कि जापान के एक बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर मैनेजर की जॉब कर रहा है। डेली टास्क सबमिट करना, रिपोर्ट्स लेना, जिसका डेली रूटीन होता है, वही सब कर रहा है। बट इसको ये बिल्कुल भी नहीं पता था प्लांट के 180 किलोमीटर दूर समुद्र के नीचे कुछ बड़ा होने वाला है। एक अंडर सी मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक आने वाला है। वैसे तो जापान के लोग अर्थक्वेक से लड़ने में माहिर थे, बट उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये अर्थक्वेक उनकी लाइफ का सबसे बड़ा अर्थक्वेक होने वाला है। एक 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक समुद्र में तोहोकू रीजन के पास पैसिफिक ओशन के नीचे आता है। और ये अर्थक्वेक इतना तेज था कि इसका असर 6 मिनट तक महसूस किया गया। बिल्डिंग्स हिलने लगी, सड़कों में दरारें आ गई और डर के मारे लोग अपने घर से बाहर आ गए थे। अर्थक्वेक के जाने के बाद लोग सोच रहे थे कि अब सब नॉर्मल हो जाएगा। असली डिजास्टर तो अब आने वाला था। अर्थक्वेक के जस्ट 30 मिनट ही बाद भयानक सुनामी जापान की तटों की तरफ बढ़ती है। इस सुनामी की लहरों की ऊंचाई 133 फीट पहुंच गई और ये 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जापान के तटों से टकराती है। इस सुनामी में 18,000 से भी ज्यादा लोग मर जाते हैं। पर सबसे बड़ा डिजास्टर होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। फुकुशिमा दाइची एक 6 रिएक्टर वाला एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कि जापान के तटों पर स्थित था। जैसे ही अर्थक्वेक आया तो प्लांट के ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम ने रिएक्टर्स को ऑफ कर दिया, जो कि एक सेफ्टी प्रोटोकॉल का हिस्सा था। बेसिकली रिएक्टर एक बिजली बनाने का इंजन होता है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को हीट और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर रिएक्टर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये एक बड़ा ब्लास्ट कर सकता है। तो यूरेनियम से हीट से पानी गर्म होता है जिसका भाप बनता है, उससे टरबाइन चलती है और बिजली जनरेट की जाती है। बट ये पूरा प्रोसेस तभी सेफ है अगर रिएक्टर को ठंडा रखा जाए। अगर कूलिंग सिस्टम फेल हो जाए तो ओवरहीट के कारण ये रिएक्टर्स मेल्ट डाउन हो सकते हैं। मार्च 3:35 पर एक सुनामी की लहर जो कि 13 फुट ऊंची थी फुकुशिमा के प्लांट तक पहुंचती है। लेकिन प्लांट में 33 फीट ऊंची ऑलरेडी एक सी वॉल खड़ी हुई थी जो कि उसको रोक लेती है। बट उसी के कुछ सेकंड बाद 50 फीट से भी ऊंची लहर सी वॉल को पार कर जाती है।
और इस लहर ने स्वीटर पंप को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। पावर पैनल्स को डुबा दिया और बैकअप जनरेटर्स में पानी भरने लगा, और जहां पर बैकअप जनरेटर्स रखे थे उस बेसमेंट में भी पानी भर चुका था। इसी के कारण प्लांट के 5 रिएक्टर में एसी पावर चली गई और कूलिंग सिस्टम फेल हो गया। अब प्लांट के वर्कर्स ने कार बैटरीज का यूज में लिया ताकि वो प्लांट के पैनल्स को चालू कर सके। अब रिएक्टर्स की सिचुएशन का अंदाजा लगाया जा सकता था क्योंकि पैनल्स चालू हो चुके थे। अब टाइम के साथ रिएक्टर 1 में प्रेशर बढ़ता जा रहा था, जो कि एक बड़े धमाके का संकेत दे रहा था। एंड टाइम के साथ हीट बढ़ रही थी। अब एक ही विकल्प बचा था, वेंटिंग, मतलब भाप को बाहर छोड़ना। अब डायरेक्ट स्टीम को यानी भाप को बाहर निकालने से उसके साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल भी बाहर जल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। योशिदा, जो कि वहां पर इंजीनियर था, उसने टैपको के हेडक्वार्टर से कांटेक्ट किया, बट बाहर ऑलरेडी सुनामी आ रही थी, इसके कारण उसको कोई हेल्प नहीं मिल पाई। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, मेल्टडाउन का प्रोसेस शुरू हो रहा था। 12 मार्च 2011 सुबह के 6 बजे प्राइम मिनिस्टर ने इवैक्यूएशन जोन मतलब सेफ एरिया को 10 किलोमीटर तक बढ़ाने का बोला। और उन्होंने प्लांट का दौरा भी किया, जिसके कारण योशिदा पर दबाव पड़ रहा था कि अब उसको वेंटिंग करनी पड़ेगी। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वेंटिंग के लिए जाएगा कौन। वेंटिंग का मतलब है प्रेशर या गैस को कंट्रोल करके बाहर निकालना, ताकि एक्सप्लोजन या कोई और बड़ा डिजास्टर ना हो पाए। पर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेल्टडाउन जैसे हीट में उतरना था। योशिदा ने जैसे तैसे करके कुछ वर्कर्स को वेंटिंग के लिए रेडी किया, जो कि अपनी जान की परवाह किए बिना रेडियो एक्टिव जोन में गए। अब 3:36 पर रिएक्टर 1 में जोरदार हाइड्रोजन एक्सप्लोजन हुआ, जिसके कारण 4 वर्कर्स घायल हो चुके थे और रेडिएशन अब धीरे धीरे लीक हो रही थी। इसके बाद इवैक्यूएशन जोन मतलब सेफ एरिया को 20 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया और प्लांट के 20 किलोमीटर तक सभी लोगों को हटा दिया गया। तभी इंजीनियर्स ने रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए समुद्र के पानी का यूज में लिया। 12 मार्च 2011 शाम 8:20 पर टैपको ने रिएक्टर 1 में सी वाटर इंजेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि यही लास्ट ऑप्शन था। इंजीनियर्स की टीम 24 घंटे काम करती थी पूरे शहर को बचाने के लिए, बट टाइम के साथ सी वाटर से रिएक्टर्स को भी नुकसान हो रहा था। 14 मार्च रिएक्टर 3 में भी हाइड्रोजन एक्सप्लोजन हुआ। उसी के एक दिन बाद 15 मार्च को भी रिएक्टर 2 में हाइड्रोजन एक्सप्लोजन हुए। जिससे रेडिएशन का स्तर अब और ज्यादा बढ़ गया। अब रेडिएशन पूरे शहर में फैल चुकी थी। योशिदा ने 750 में से केवल 50 वर्कर को प्लांट पर रखा, जो कि आगे चलकर फुकुशिमा 50 कहलाए। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना रिएक्टर्स को ठंडा रखने का काम जारी किया। हेलीकॉप्टर और कंक्रीट पंप का यूज करते हुए पानी डाला गया। लेकिन रेडिएशन इतना ज्यादा फैल चुका था कि पूरे शहर को ही खाली करवाना पड़ा। पूरे शहर में रह रहे लाखों लोगों को वहां से हटाया गया, जिनमें से हजारों तो अभी भी बेघर है और फुकुशिमा एक वीरान शहर बन गया।
रेडियो एक्टिव लीक होने से मिट्टी और पानी पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था, जिसका असर वहाँ की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे भी पड़ गया। रेडियो एक्टिव के कारण कुछ लोगों की 5 से 7 साल बाद कैंसर से मौत हो गई। 2023 में जापान ने ALPS से ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर को पैसिफिक ओशन में डिस्चार्ज करना शुरू किया और इस प्रोसेस को लगभग 30 सालों तक कंटिन्यू रखने का प्लान है। और साइंटिस्ट का कहना है कि ये शहर को वापस बसने में ही सदियां लग जाएगी। एंड हमारी कहानी के हीरो योशिदा की 9 जुलाई 2013 को कैंसर के कारण मौत हो गई। ये बहुत बड़ा डिजास्टर था जो कि बहुत कम लोगों को पता है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।